नमस्कार मित्रों, मैं मयंक गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वाले गुरुजी में। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। चलिए, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात और कहूँगा। मैं अभी इस मंच पर नया हूँ, धीरे धीरे मैं यहाँ का भी आदी हो जाऊँगा। तब तक आप मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। हम वहाँ पर हमने जहाँ पर छोड़ा था राष्ट्रभाषा पर। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा जब कोई परिनिष्ठित भाषा किसी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। इतना हमने पढ़ लिया था। अब हिंदी के बारे में मैंने एक बात और बताई थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, उसके बारे में हम चर्चा राजभाषा के टॉपिक में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा के बाद में आती है राजभाषा। राजभाषा। अब राजभाषा क्या होती है? भाषा तो आप जानते ही हैं। भाषा क्या होती है? मन के विचारों का आदान प्रदान करना भाषा होती है। लेकिन इस राज शब्द का क्या राज है? इस राज शब्द का क्या राज है, अर्थात इसका क्या अर्थ है? बहुत से लोग बताते हैं इस राज शब्द का अर्थ है राज्य। नहीं, इसका अर्थ राज्य नहीं है। तो फिर क्या है इसका अर्थ? सोचिए, इसका अर्थ क्या है? देखिए, राज्य शब्द का अर्थ के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। ज़्यादातर आपने अपने आस पड़ोस में सुना होगा, कई फिल्मों में सुना होगा, कई जगह सुना होगा कि जब से हमारे बेटे की शादी हुई है तब से उस पर उसकी बहू का क्या चलता है? राज। समझ में आया राज क्या होता है? राज होता है प्रशासन। और प्रशासन को अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो इसको कहा जाता है कामकाज। यहीं से इसकी परिभाषा बनती है, राजभाषा की परिभाषा। अब इस आधार पर क्या बनेगी कि अर्थात वह भाषा का वह रूप जो किसके लिए प्रयोग हो? सरकारी प्रशासन के लिए या सरकारी कामकाज के लिए। अर्थात जिस भाषा का प्रयोग हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं वह भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। राजभाषा की बात करी जाए तो हमारे भारत में 22 राजभाषाएं हैं। कितनी? 22 राजभाषाएं हैं। अब इन दोनों की थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की केवल एक ही हो सकती है, लेकिन राजभाषाएं उस देश की अनेक हो सकती हैं, बहुत हो सकती हैं। जैसे अपने भारत की 22 राजभाषाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा राज्य भाषा नहीं है। वो बात अलग है कि राज्य में जब कोई राजभाषा प्रयुक्त की जाती है तो वो राज्य भाषा कहलाती है। लेकिन राजभाषा और राज्य भाषा दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, राजभाषा की अगर हम अपनी अब हिंदी पर आ जाएं तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया 14 सितंबर सन 1949 को। देखिए, राजभाषा के बारे में मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता अभी, क्योंकि एक वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा राजभाषा के ऊपर ही, विस्तृत चर्चा वहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है
भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग किन किन रूपों में होता है, अर्थात भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग देखिए, भारत में हिंदी भाषा के प्रयोग की बात करी जाए तो हिंदी राष्ट्रभाषा तो है नहीं भारत की, तो उस रूप में तो हिंदी का प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो बाकी के कौन कौन से रूप बचे? इसमें सबसे पहला रूप है राजभाषा के रूप में। देखिए, हिंदी राजभाषा के रूप में हमारे भारत के 9 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। इसी के साथ साथ भारत संघ की राजभाषा भी हिंदी ही है। अब इन 9 राज्यों की अगर बात करी जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को आप मुख्य मानकर उसके आसपास के जितने भी राज्य हैं, अर्थात उससे जो सीमा लगाते हैं, उन राज्यों को भी अगर इसमें शामिल करेंगे तो वो सभी में राजभाषा हिंदी ही है। अब उन राज्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनका नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आराम से इनको लिख सकते हैं। सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य जो बना है उसका नाम है उत्तराखंड। तीसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना है छत्तीसगढ़। कितने हो गए? 4। इसके बाद आता है बिहार। बिहार के बाद आता है झारखंड। झारखंड के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद हरियाणा। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो वो है दिल्ली। इस प्रकार 10 राज्यों, अगर कहा जाए 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। अब देखिए पेपर में किस तरीके से आता है। पेपर में पूछ लेता है कि भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है। अब ऑप्शन में मान के चलिए आपको 7, 8, 9 और 10 दिया है। अगर ऑप्शन 10 दिया है तो 10 को लगाना है, और अगर 10 ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको 9 को लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूप है द्वितीय भाषा के रूप में। देखिए, द्वितीय भाषा क्या होती है? द्वितीय भाषा समझिए, जैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर राजभाषा हिंदी क्यों लगाई गई, क्यों बनाई गई यहाँ की राजभाषा हिंदी, क्यों यहाँ का सरकारी कामकाज हिंदी में होता है? उसका मुख्य कारण है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है और समझी जाती है। अब सरकारी कामकाज यदि हिंदी के स्थान पर किसी अन्य भाषा में किया जाएगा तो अधिकतर लोगों की ना समझ में आएगा ना और उसमें व्यवहार कर पाएंगे। तो इस कारण उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या बनाई गई? हिंदी। अब बात करते हैं द्वितीय भाषा के रूप में। द्वितीय भाषा क्या होती है? द्वितीय भाषा यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, असल में यह है द्वितीय राजभाषा। अब जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजभाषा हिंदी हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, या कहा जाए दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा को वहाँ की द्वितीय राजभाषा बनाई जाती है या बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करूं द्वितीय राजभाषा की, तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजभाषा है, पहली तो हो गई हमारी राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा है उर्दू। ठीक है, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर जो भाषा बोली जाती है और समझी जाती है वो है उर्दू। इसीलिए उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के तौर पर इसका गठन किया गया। किसका? उर्दू का। ठीक, अब बात करते हैं हिंदी कहाँ कहाँ द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग होती है। तो हिंदी की अगर बात करी जाए तो हिंदी हमारे भारत के 3 राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है।
पहला है पंजाब। पंजाब राज्य पंजाबी भाषी लोगों का राज्य है। यहाँ पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पर है गुजरात। गुजरात राज्य गुजराती भाषा बोलते हैं, वहाँ पर पर्याप्त संख्या हिंदी भाषी लोगों की भी है, इसलिए वहाँ पर द्वितीय भाषा के तौर पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, यानी कि मराठी भाषा वहाँ की प्रथम राजभाषा है और द्वितीय भाषा के तौर पर वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ राज्यों की और अपने जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू। आसपास के राज्यों के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की पूछ ली तो उत्तर प्रदेश की उर्दू, बिहार की पूछ ली तो बिहार की भी क्या है? द्वितीय राजभाषा उर्दू। मैं द्वितीय की बात कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद राजस्थान की अगर पूछ ली तो राजस्थान की द्वितीय राजभाषा है सिंधी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत पूछा जाता है, द्वितीय भाषा सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा उस भाषा को बनाया गया है जो भाषा अब लुप्त के कगार पर है। वह भाषा है संस्कृत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस पर स्टार लगा दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संस्कृत को इन्होंने राजभाषा क्यों बनाया? वो कारण ये नहीं है कि वहाँ संस्कृत बोली जाती है। असल में संस्कृत को सम्मान दिलाने के लिए या संस्कृत का दोबारा से प्रयोग करने के लिए उन्होंने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया, जिससे वहाँ पर संस्कृत लोग बाग बोलें, पढ़ाई जाए और संस्कृत का प्रचार एवं प्रसार हो सके। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे रूप के बारे में बात करेंगे। तीसरा रूप है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा क्या होती है? सोचिए, संपर्क क्या है? संपर्क आप सोच रहे होंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य जब संपर्क होता है तो उसी को संपर्क भाषा कहते हैं। तो ऐसे तो संपर्क हम आपसे कर ही रहे हैं हिंदी में, तो ये तो हमारी राजभाषा है। तो संपर्क भाषा क्या है, इसको समझिए। संपर्क भाषा क्या है? देखिए, मैं इसकी अंग्रेजी बोलूँगा तो बहुत सौ की समझ में आ जाएगा। संपर्क का अर्थ क्या होता है? कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन लैंग्वेज। अब इसको थोड़ा सा विस्तृत तौर पर समझते हैं। जैसे मान के चलिए आप घूमने गए चाइना, अभी मत जाना, अभी कोरोना चल रहा है। अगर आप चाइना गए हो या चाइना जाते हो, अब वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ में कि आप उससे बोल रहे हो हिंदी, आपको हिंदी आती है, आप हिंदी बोल रहे हो, और वो आपसे बोल रहा है चाइनीज़। तो ना आपकी उसकी भाषा समझ में आ रही है, ना उसकी भाषा आपको समझ में आ रही है। तो आप क्या करोगे? आप बीच में एक तीसरी भाषा लेके आओगे जो उसको भी आती हो और आपको भी आती हो। उसी भाषा को कहते हैं हम संपर्क भाषा। तो आप किसका प्रयोग करोगे? अंग्रेजी का।
तो अंग्रेजी के बारे में ये बात समझ लीजिए कि अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा है, अर्थात आप किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको संपर्क स्थापित करना है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी अंग्रेजी भाषा। अब अंग्रेजी भाषा को आप इस्तेमाल करते हैं बाहर, लेकिन अगर भारत की बात करी जाए तो भारत में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा समझी जाती है। तो वे राज्य जहाँ पर हिंदी ना राजभाषा है ना ही द्वितीय राजभाषा है, वहाँ पर हिंदी भाषा किस रूप में प्रयोग होती है? संपर्क भाषा के रूप में। इसको ऐसे समझिए कि एक बंगाली व्यक्ति जब एक तमिल व्यक्ति से मिलेगा, जब दोनों के बीच में बात होगी तो वो तीसरी भाषा लेकर आएंगे जिसे हम क्या कहेंगे? हिंदी। तो हिंदी भाषा का वो प्रयोग करेंगे तब हिंदी कहलाएगी आपकी संपर्क भाषा। अब समझते हैं संपर्क भाषा कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। तो संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी स्वाभाविक सी बात है दक्षिण भारत के सभी राज्य, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है, लेकिन इतना भी नहीं होती। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि हमारे देश में हिंदी भाषी लोग हिंदी बोलने में कतराते हैं, तो वो क्यों हिंदी बोलेंगे? वहाँ पर अधिकतर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के सभी राज्य हो गए। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य। इसके बाद कश्मीर व लद्दाख। अब देखिए कश्मीर व लद्दाख मैंने लिखा, बहुत से लोग वहाँ घूमकर भी आए होंगे, वो कहते हैं सर वहाँ तो हिंदी बोली जाती है, वहाँ मेरे ख्याल से द्वितीय राजभाषा हिंदी है। नहीं जी, वहाँ पर हिंदी संपर्क भाषा है। वो आपसे संपर्क भाषा तब बोलेंगे जब आप उनसे हिंदी बोलोगे, तब वो आपसे हिंदी बोलेंगे, अन्यथा वहाँ पर उर्दू उनकी प्रथम राजभाषा है और दूसरे नंबर पर वो डोंगरी का प्रयोग करते हैं। डोंगरी वहाँ की द्वितीय राजभाषा अर्थात लोकल लैंग्वेज है। वो इस भाषा का, हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते। वो कब करते हैं? जब आप उनसे हिंदी बोलोगे तभी वह हिंदी बोलेंगे। ऐसे ही दक्षिण भारत में, ऐसे ही पूर्वोत्तर भारत में। पूर्व भारत की अगर बात करी जाए तो पश्चिमी बंगाल से लेकर पूरा का पूरा आप पूर्व की तरफ चले जाइए तो जितने भी राज्य हैं भारत के, वहाँ पर सभी में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसको एक बार, तीनों को हम एक बार में समझ लेते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी केवल उन्हीं राज्यों में प्रयोग की जा सकती है जहां सबसे ज़्यादा वो बोली जाती है। अब राजभाषा बनने से क्या हुआ? वहां पर पढ़ाई भी उसी में होगी, सरकारी कामकाज भी उसी में होगा, और वैसे काम भी जो भी है, संपर्क स्थापित करना है किसी से, तो वहाँ पर भी वो हिंदी में ही किया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आई थी द्वितीय राजभाषा, अर्थात वहाँ पर पर्याप्त संख्या हिंदी भाषी लोगों की भी होती है, इसी कारण वहाँ पर द्वितीय राजभाषा बनाई जाती है। और संपर्क भाषा उस स्थान पर बनाई जाती है, किसी भी भाषा को संपर्क भाषा तब बनाया जाता है जब उस राज्य में कोई भी उस भाषा का प्रयोग ना करता हो। बस केवल कितना प्रयोग करते हैं कि जब हम जाएंगे या कोई हिंदी भाषी जाएगा तब वो आपस में जब संपर्क करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? संपर्क भाषा। तो समझ लीजिए संपर्क भाषा क्या थी कि जब दो भाषी लोग आपस में मिलते हैं तो मिलने पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वो जिस तीसरी भाषा का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती है? संपर्क भाषा। आज के लिए मैं इतना ही है। पिछले वीडियो में मेरे कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आपने परिभाषा जो दी थी भाषा की वो केवल कामता प्रसाद गुरुजी की दी थी, इस पर थोड़ी सी विस्तृत और आपने नहीं बताया था। तो समझ लीजिए मैंने आपको बताया था संस्कृत जो भाषा है उसके भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, और संभवतः भाषा शब्द की सर्वप्रथम जो परिभाषा दी थी वो पतंजलि जी ने दी थी। पतंजलि ने महाभाष्य लिखी है, संस्कृत में लिखी है, संस्कृत के व्याकरणाचार्य भी हैं,
हाँ जी, ये वही हैं बाबा रामदेव वाले। ठीक है, इन्होंने जो सर्वप्रथम जो भाषा की परिभाषा दी थी वो थी व्यक्ता वाची वर्णा येषा त इमे व्यक्त वाचः। अर्थात वर्णों के माध्यम से जो व्यक्त किया जा सके वही क्या है, भाषा है। ठीक है, इसके बाद पतंजलि तो थे हमारे भारत के, इसके बाद एक विदेशी लेखक थे जिनका नाम आप जानते हो, प्लूटो। हाँ जी, प्लूटो ने कहा है कि भाषा और विचारों में थोड़ा सा अंतर है। विचार आत्मा की मूक बातचीत है, वहीं जब यह ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने भाषा पर भी थोड़ा सा चर्चा कर ली। एक बात और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी बोली का, देखिए कल बोली पर भी हमने चर्चा करी थी, बोली का चरम रूप क्या है? चरम रूप। कल हम बात कर रहे थे कि सभी भाषाएं बोलियों से ही बनी हैं, तो बोली का चरम रूप क्या है? हमने कल बात करी थी राष्ट्रभाषा बन जाना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बोली का, है ना। जैसे हमारी जो बोली थी खड़ी बोली, खड़ी बोली से बनी हिंदी भाषा परिनिष्ठित भाषा से बन सकती थी राष्ट्रभाषा। लेकिन चरम रूप क्या है बोली का? किसी भी बोली का चरम रूप है राष्ट्रीय भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा बन जाना। अगर हम बात करें तो क्या कोई बोली बन पाई है? हाँ जी, है, अंग्रेजी। अंग्रेजी एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि विश्व भाषा कही जा सकती है। ये भी अंग्रेजी भाषा भी किसी ना किसी बोली से ही बनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं फिर से इसी बात को कहूँगा कि मैं अभी यहाँ पर नया हूँ। ठीक है, आप लोग अपना सहयोग बनाइए, धीरे धीरे मैं आदी हो जाऊँगा इसका और आपके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहूँगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वो मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं कोई ऐसा अध्यापक नहीं हूँ जो केवल यूट्यूब पर ही पढ़ाता हूँ। मुझे 5 साल से अधिक वर्ष हो गए हैं यहाँ यूट्यूब पर वो कक्षाओं में पढ़ाते हुए। हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पर पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।